स्वागत है लिसनर्स। इन एपिसोड्स में हम ओ हेनरी की सबसे बेहतरीन कहानियाँ पढ़ेंगे। आज की कहानी है $1 का मूल्य। रियो ग्रीड सीमा में लगे जिले के संघीय गणराज्य न्यायालय के न्यायाधीश को एक सुबह अपनी डाक में एक पत्र मिला। न्यायाधीश, जब तुमने मुझे 4 साल के लिए भेजा तो तुमने मुझे सुनाया। अन्य कठोर बातों के मध्य तुमने मुझे खड़खड़ करने वाला रैटल सांप कहा। हो सकता है कि मैं किसी प्रकार अब तुम्हें मेरा यह खड़खड़ाना सुनते हो। मेरे कैद में जाने के 1 वर्ष बाद मेरी पुत्री से मर गई। वैसे कहते हैं कि यह निर्धनता व अपमान दोनों के कारण मरी। तुम्हारी भी एक पुत्री है न्यायाधीश, और मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूँ कि किसी को खोने पर कैसा अनुभव होता है। अब मैं जिले के उस सरकारी वकील को काटने जा रहा हूँ जो मेरे विरुद्ध बोला। मैं अब स्वतंत्र हूँ और मेरा अनुमान है कि मैं रैटल सांप बन गया हूँ। ठीक है, मैं ऐसा ही अनुभव करता हूँ। मैं अधिक नहीं कहता, पर यह मेरी खड़खड़ाहट है। देखो, जब मैं आक्रमण करता हूँ, ससम्मान तुम्हारा रैटल सांप। न्यायाधीश डरवेंट ने लापरवाही से पत्र एक और फेंक दिया। यह कोई नई बात नहीं थी। न्याय के लिए उसके पास आने वाले निराश आदमियों में से ऐसे पत्र प्राप्त किया करता था। उसने कोई खतरा अनुभव नहीं किया। बाद में उसने वह पत्र युवा सरकारी वकील लिटिलफील्ड को दिखाया, क्योंकि धमकी में लिटिलफील्ड का नाम भी शामिल था, और न्यायाधीश अपने और अपने साथी आदमी के मध्य के मामले में बहुत औपचारिक था। जहाँ तक यह उसके संबंधित थी, लिटिलफील्ड ने लेखक की खड़खड़ाहट का उत्तर घृणा के साथ मुस्कुरा कर दिया। पर वह न्यायाधीश की पुत्री के संदर्भ में थोड़ा तनाव में आ गया, क्योंकि वह और नैन्सी डरवेंट पतझड़ में विवाह करने वाले थे। लिटिलफील्ड न्यायालय के लिपिक के पास पहुंचा और उसके साथ अभिलेख देखे। उन्होंने निश्चय किया कि यह मैक्सिकी सैम द्वारा भेजा गया है, एक दोगला सीमा पर अपराध करने वाला आदमी जो एक व्यक्ति की हत्या के अपराध में 4 वर्ष पूर्व कैद किया गया था। तब आधिकारिक कर्तव्यों ने मामले को उसके मस्तिष्क में दबा दिया और बदला लेने को आते उस सर्प की खड़खड़ाहट भूल गई। न्यायालय सब ब्रांसविले में चल रहा था। प्रस्तुत होने जा रहे मामले अधिकतर तस्करी, जालसाजी, डाकखाना लूट और सीमा पर संघीय नियमों के उल्लंघन के थे। एक मामला युवा मैक्सिकी राफेल आर्टिस का था, जिसे चतुर डिप्टी मार्शल ने एक चांदी का जाली डॉलर चलाते पकड़ा था। यह नैतिकता से विचलन के कई मामले में संदिग्ध रहा था, पर यह प्रथम बार था जब सिद्ध करने योग्य कोई बात उसके ऊपर लगाई गई थी। आर्टिस्ट जेलों में आराम से रह रहा था। वह भूरी सिगरेट पीता और जांच की प्रतीक्षा करता। किलपैट्रिक डिप्टी जॉली डॉलर लाया और न्यायालय में सरकारी वकील के कक्ष में यह उसे सौंप दिया। डिप्टी और एक प्रतिष्ठित दवा विक्रेता शपथ खाने को तैयार थे कि आर्टिस्ट ने यह डॉक्टर दवा की एक बोतल के लिए दिया था। सिक्का एक खराब नकल था, कोमल और धुंधला दिख रहा था और मुख्यतः शीशे का बना था। आर्टिस्ट के मामले में जिस सुबह शपथ पत्र दाखिल होना था, यह उससे एक दिन पूर्व की बात है। सरकारी वकील स्वयं को तैयार करता रहा था। महंगे विशेषज्ञों को बुलाने की अधिक आवश्यकता नहीं है जो यह बता सकें कि सिक्का नकली है। आवश्यकता है कि मेज पर सिक्का उछालते हुए लिटिलफील्ड ने मुस्कुराकर कहा। सिक्का मेज पर अधिक उछाल से नहीं गिरा। मेरा अनुमान है कि ग्रीजर सलाखों के पीछे रहे तो अच्छा है, अपनी बंदूक का कवच ठीक करते हुए डिप्टी ने कहा। यह मैक्सिकन वाले अच्छे और बुरे धन में अंतर नहीं बता पाते, पर यह छोटा बदमाश जालसाहों के गिरोह का है। मैं जानता हूँ। यह प्रथम बार है जब मैंने उससे यह चलाते हुए पकड़ा है। नदी किनारे मैक्सिकी सियारों में उसकी एक लड़की है। मैंने एक दिन उसे देखा था, और जब मैं उसके पिता पर निगाह रखे था, वह अत्यंत सुंदर है। लिटिलफील्ड ने जाली सिक्का अपनी जेब में डाल लिया और मामले के कागज एक लिफाफे में सकरा दिए। और तभी एक चमकदार, लुभावना और लड़कों जैसा निर्भीक व हंसमुख चेहरा दरवाजे में प्रकट हुआ और नैन्सी डरवेंट अंदर आई। अरे बॉब, क्या आज 12 बजे न्यायालय कल तक के लिए स्थगित नहीं हुआ? उसने लिटिलफील्ड से पूछा। हो गया, जिला सरकारी वकील ने कहा, और मैं
इससे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे बहुत से कानून देखने हैं और लो, ये बिल्कुल तुम हो। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे पिताजी कभी कानून की किताबें या कुछ ऐसा नहीं देखते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इस दोपहर चिड़िया मारने के लिए ले चलो। इस समय लंबी घास उनसे भरी हुई है। ना मत कहना कृपया। मैं अपनी नई 12 बोर का परीक्षण करना चाहती हूँ। मैंने फ्लाई और बैस को तैयार कर लिया है। वह गोली चलने पर हिलते नहीं हैं। मुझे विश्वास था तुम चलोगे। उनका विवाह पतझड़ में होने वाला था। आकर्षण चरम पर था। चिड़ियों ने दिन बल्कि दोपहर जीत ली। लिटिलफील्ड ने अपने कागज दूर हटाने शुरू कर दिए। दरवाज़ा खटका। लिटिल पैट्रिक ने उत्तर दिया। एक सुंदर काली आंखों वाली लड़की जिसकी त्वचा नींबू जैसे रंग की झलक देती थी कमरे में आई। वह सिर से लेकर चारों ओर एक काला शॉल लपेटी थी। उसने स्पेनी भाषा में बोलना शुरू किया। एक धारा प्रवाह, उदास संगीत की शोकपूर्ण धारा। लिटिलफील्ड स्पेनी भाषा नहीं जानता था, डिप्टी जानता था, और उसने टुकड़ों में उसकी बात का अनुवाद किया। बीच बीच में वह हाथ उठाकर उसके शब्द प्रवाह को रोक देता। वह आपसे मिलने आई है, श्री लिटिलफील्ड। उसका नाम जोया ट्रेविनास है। वह तुम्हें राफेल आर्टिस्ट के संबंध में मिलना चाहती है। वह उसकी लड़की है। वह कहती है कि वह निर्दोष है। वह कहती है कि उसने पैसा बनाया था और उसे चलाने के लिए दिया था। क्या आप उस पर विश्वास नहीं करते, श्री लिटिलफील्ड? मैक्सिकी लड़कियां यही करती हैं। वह झूठ बोलेंगी, चोरी करेंगी या किसी आदमी की हत्या, जब वह इन पर आसक्त हो जाएगा। प्रेम में पड़ी औरत का कभी विश्वास मत करना। श्री किलपैट्रिक, यह समझाने की भूलवश उसने अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी थी। नैन्सी डेरवेंट के असम्मानजनक संबोधन ने डिप्टी को क्षण को हबरा दिया और वह अनुवाद करने लगा। वह कहती है कि यदि आप उसे बाहर कर दें तो वह उसकी जगह जेल जाने को तैयार है। वह कहती है कि वह जोर से बीमार थी और चिकित्सक ने कहा कि यदि उसने दवा नहीं ली तो वह मर जाएगी। यही कारण है कि उसने एक शीशे का डॉलर दवा की दुकान पर चलने को दिया। वह कहती है कि इससे उसका जीवन बच गया। यह राफेल उसको प्रिय है, ठीक है। उसकी बातों में बहुत कुछ प्रेम के विषय में है और ऐसी बातें जो तुम सुनना नहीं चाहते। जिला सरकारी वकील के लिए यह एक पुरानी कहानी थी। उसे बताओ। वह बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सुबह मामला आएगा और उसे न्यायालय के समक्ष अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नैन्सी डेरवेंट कठोर नहीं थी। वह सहानुभूतिपूर्ण रुचि के साथ जोया ट्रेविनास और लिटिलफील्ड को बारी बारी देख रही थी। डिप्टी ने लड़की के सामने वकील के शब्द दोहरा दिए। वह धीमे स्वर में एक दो वाक्य बोली, शॉल को अपने चारों ओर कसा और चेहरा ढका और कमरा छोड़ दिया। फिर वह क्या बोली? जिला सरकारी वकील ने पूछा। कुछ विशेष नहीं, डिप्टी ने कहा। उसने कहा, यदि एक का जीवन, हमें देखना है कि यह कैसे हुआ। यदि लड़की जिससे तुम्हें प्रेम है का जीवन खतरे में पड़ता है तो राफेल आर्टिस्ट को याद कर लेना। किलपैट्रिक मार्शल के दफ्तर की ओर गलियारे में बढ़ गया। बॉब, क्या तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? नैन्सी ने पूछा। ये कितनी छोटी सी बात है, मात्र एक जाली डॉलर। 2 जीवन की खुशियाँ नष्ट करने के लिए उसे मृत्यु का खतरा था और उसने उसे बचाने के लिए किया। क्या कानून दया की भावना नहीं जानता? इसका स्थान ज्यूरी में नहीं है नैन, लिटिलफील्ड ने कहा, विशेषकर जिला सरकारी वकील के कर्तव्य में। मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊंगा कि कार्यवाही पक्षपातपूर्ण नहीं होगी, पर मामला प्रस्तुत होने पर आदमी अभियुक्त है। गवाह शपथ लेंगे कि उसने डॉलर चलाया जो उस क्षण मेरी जेब में है। ज्यूरी में कोई मैक्सिकी नहीं है और यह श्री ग्रीसर को दोष सिद्ध करने में के पक्ष में मत देंगे। पक्षियों का शिकार उस दोपहर बढ़िया था और खेल की उत्तेजना में राफेल का मामला और जोया ट्रेविनास का दुख वह भूल गया। जिला सरकारी वकील और नैन्सी डेरवेंट शहर से 3 मील दूर एक चिकनी व घास से भरी सड़क पर पहुंचे और फिर प्रीडा क्रीक पर इमारती लकड़ी के सघन पेड़ों के पास आकर रुके। इस दर्रे से दूर लंबी घास फैली हुई थी जो पक्षियों का प्रिय स्थान थी। वह दर्रे के पास पहुंच ही रहे थे कि दाएं से एक घोड़े का स्वर सुना और देखा कि काले बालों और गहरी रंगत वाला एक आदमी जंगल की ओर चला आ रहा है, जैसे वह उन्हीं के पीछे आया हो। मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है, लिटिलफील्ड ने कहा, जिसे चेहरे याद रहते थे, पर मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा।
कोई पशुपालक संभवतः घर जाने को छोटा मार्ग अपना रहा हो। उसने लंबी घास में 1 घंटा शिकार करते हुए व्यतीत किया। नैन्सी डरवेंट सक्रिय बाहर रहने वाली पश्चिमी लड़की अपनी 12 बोर से प्रसन्न थी। उन्होंने धीरे धीरे घर की तरफ प्रस्थान किया। प्रीडा क्रीक से 100 गज की दूरी पर इमारती लकड़ी के जंगल से घोड़े पर सवार एक आदमी निकला और सीधा उनकी ओर आया। ऐसा लगता है जैसा हमने आते समय देखा था, कुमारी डरवेंट ने कहा। जैसे उनके बीच की दूरी कम हुई, वकील ने अचानक अपने घोड़े खींचे। उसकी आंखें बढ़ते चले आ रहे घुड़सवार पर टिकी थी। उस व्यक्ति ने काठी पर रखी विंस्टर राइफल खींची और अपने कंधे पर टांग ली। अब मैं तुम्हें जानता हूँ, मैक्सिमम सैम, लिटिलफील्ड स्वयं से बड़बड़ाया। यह तुम थे जिसने उस पत्र में अपनी खड़खड़ाहट बजाई थी। मैक्सिको सैम ने अधिक देर तक वस्तुओं को संदेह में नहीं रखा। उसका आग्नेयास्त्रों के सभी मामलों में अच्छा निशाना था, जो जब तक राइफल की उचित सीमा में था, पर 8 नंबर की गोली के खतरे से बाहर। उसने अपनी राइफल उन पर खोल दी। लिटिलफील्ड और कुमारी डरवेंट के कंधों के मध्य 2 इंच की जगह में चलाई गई गोली ने पिछली सीट को तोड़ दिया। अगली डैशबोर्ड में लगी और लिटिलफील्ड के पैरों में घुस गई। सरकारी वकील ने नैन्सी को शीघ्रता से गाड़ी के बाहर का ज़मीन पर लिटा दिया। वह थोड़ी भयभीत थी, पर उसने कुछ नहीं पूछा। उसमें अंतर चेतना थी जो बिना विवाद के आपातकाल में स्थिति को स्वीकारती थी। उन्होंने अपनी बंदूकें अपनी आंखों में रखीं। लिटिलफील्ड ने शीघ्रता से सीट पर रखे कारतूसों को मुट्ठी भर ली और अपनी जेब में हाथ डाल दिए। घोड़े के पीछे रहो नैन, उसने आदेश दिया। इस व्यक्ति को मैंने एक बार जेल भेजा था। वह बदला लेना चाहता है। वह जानता है कि हमारी गोलियों से वह इस सीमा में घायल नहीं हो पाएगा। ठीक है बॉब, नैन्सी ने दृढ़ता से कहा। मैं भयभीत नहीं हूँ, पर तुम भी समीप आ जाओ। अब स्थिर खड़े रहो। लिटिलफील्ड अपनी बंदूक के साथ तैयार खड़ा था। वह प्रार्थना कर रहा था कि अपराधी उसकी सीमा में आ जाए, पर मैक्सिको सैम अपनी सुरक्षित रेखा में बदले का खेल खेल रहा था। वह एक अलग प्रकार के पंखों की चिड़िया था। उसकी सटीक दृष्टि ने चिड़िया मार बंदूक के खतरनाक क्षेत्र की परिधि की काल्पनिक रेखा खींच ली थी। उसका घोड़ा दाएं बढ़ा था और चूंकि उसके शिकार घोड़ों के बगल में सुरक्षित स्थान पर खड़े थे, उसने वकील के हैट पर एक गोली दागी। एक बार वह एक और होटल में गलत अनुमान लगा बैठा और अपनी सीमा लांघ गया। लिटिलफील्ड की बंदूक चमकी और मैक्सिको सैम का सिर गोलियों की बौछार में डूब गया। वह उसके घोड़े को लगी और तुरंत उछल कर अपनी सुरक्षा सीमा में आ गया। अपराधी ने पुनः गोलियां चलाई। नैन्सी डरवेंट की हल्की चीख सुनाई दी। लिटिलफील्ड घूमा और देखा कि उसके गाल से खून बह रहा था। मुझे चोट नहीं लगी बॉब, केवल एक अंगारा लग गया था। मुझे लगता है उसने पहिए की तान तोड़ दी है। अपराधी ने अपना घोड़ा स्थिर रखा और सावधानी से निशाना पर साधा। फ्लाई की गर्दन ने गोली लगी थी। उसने जोर की आवाज़ दी और गिर पड़ा। बैस, जिसने इस विचार को त्याग दिया था कि चिड़ियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, ने अपनी रस्सी तोड़ाई और भाग गया। मैक्सिको सैम ने नैन्सी डरवेंट की जैकेट पर गोली दागी। लेट जाओ, लेट जाओ, लिटिलफील्ड ने धक्का दिया। जमीन पर, घोड़े के समीप। उसने उसे मरते हुए फ्लाई के पीछे घास में लगभग फेंक दिया। अजीब ढंग से उस क्षण उसे मैक्सी की लड़की के शब्द याद आए। यदि लड़की जिसे तुम प्रेम करते हो का जीवन कभी खतरे में हो तो राफेल आर्टिस्ट को याद कर लेना। लिटिलफील्ड आश्चर्य से चिल्लाया। घोड़े की पीठ के पीछे उस पर गोलियां छोड़ो नैन, जितनी शीघ्रता से गोली चला सकती हो चलाओ। तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकती, पर कुछ क्षण के लिए उसे भ्रम में रख सकती हो। तब तक मैं एक छोटा सा उपाय करने का प्रयास करता हूँ। नैन्सी ने एक तीव्र दृष्टि लिटिलफील्ड पर डाली और देखा कि वह अपनी जेब से चाकू निकालकर खोल रहा था। फिर उसने आज्ञा पालन के लिए अपना चेहरा घुमा लिया और शत्रु पर शीघ्रता से गोली चलाने लगा। मैक्सिको सैम ने धैर्य से प्रतीक्षा की जब तक यह हानि रहित गोलियां रुक नहीं गईं। उसके पास बहुत समय था और उसने अपनी आंख में चिड़िया मार गोली का खतरा नहीं उठाया। जरा सी असावधानी से चूक हो सकती थी। उसने अपने चेहरे पर नकाब खींच लिया और तब तक इसे चढ़ाए रखा जब तक कि गोलियां रुक नहीं गईं। तब वह थोड़ा समीप आया और फिर सावधानी से उसने निशाना अपने शिकारों के उतने हिस्से पर साधा जितने गिरे हुए घोड़े के ऊपर दिखाई देता था। दोनों में से कोई नहीं हिला। वो अपने घोड़े को और पास ले आया। उसने सरकारी वकील को अपने घुटने पर उठते देखा और जानबूझकर उसकी बंदूक के सामने था। उसने अपना हैट उतारा और छोटी गोलियों की हानि रहित खड़खड़ की प्रतीक्षा की।
भाग 3। अगली सुबह 10 बजे न्यायालय खुला और अमेरिका बनाम राफेल आर्टिज मामले की पुकार हुई। चिरा सरकारी वकील पट्टी के सहारे अपनी झूलती बाँह लेकर उठा और न्यायालय को संबोधित किया। आपके सम्मान में, उसने कहा, मैं इस मामले में अभिलिखित चाहता हूँ कि यद्यपि अभियुक्त दोषी होना चाहिए, सरकार के हाथों में पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि दोष सिद्ध हो सके। जाली सिक्का जिस पर मामला आधारित था अब प्रमाण के रूप में उपलब्ध नहीं है। मैं कहता हूँ अतः मामला खारिज कर दिया जाए। दोपहर के समय मध्यांतर में किलपैट्रिक जिला सरकारी वकील के दफ्तर में घुसा। मैंने अभी बूढ़े मैक्सिको सैम की झलक देखी है, डिप्टी ने कहा। उन्होंने उसे छोड़ दिया है। मेरा अनुमान है कि बूढ़े मैक्सिको के वस्त्र छलनी थे, वह वहाँ घूम रहा था। तुमने उस पर किस वस्तु से निशाना साधा? कुछ कह रहे थे कि कीलें रही होंगी। मैंने कहीं बंदूक में ऐसी वस्तु भरी नहीं देखी जो ऐसा छेद बना दे। मैंने उसे, सरकारी वकील ने कहा, तुम्हारे जालसाजी के मामले वाले सिक्के से मारा था। मेरे लिए सौभाग्य की वस्तु, और किसी और के लिए इतनी ही खराब जितना कि वह धन था। यह छोटी गोलियों में आसानी से बदल गया। कहो किल, क्या तुम सियारों में जाकर यह पता नहीं कर सकते कि वह मैक्सिकी लड़की कहाँ रहती है? कुमारी डरवेंट जानना चाहती है। थैंक यू लिसनर्स। अगले हिस्से में हम ओ हेनरी की दूसरी कहानियाँ पढ़ेंगे।